Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. In this video we will study descriptive question of chapter number 1. क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ क्वेश्चन जो है वो गिवन है। आपने बताना है कि ये हम कौन से ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, जैसे रेट ऑफ रिएक्शन, डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमन बॉडी। तो ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री फॉर द टॉपिक, फर्स्ट ऑफ ऑल रेट ऑफ रिएक्शन। रेट या स्पीड ऑफ रिएक्शन जो है ये फिजिकल केमिस्ट्री में होता है कि ये रिएक्शन कितने स्पीड से जो है जा रहा है। डाइजेशन ऑफ फूड इन द ह्यूमन बॉडी, अब डाइजेशन जो है दैट इज केमिकल रिएक्शन के थ्रू होता है, लेकिन विद इन द बॉडी होता है। तो जब कभी विद इन द बॉडी होता है उसे हम पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री में। एज वी नो बायो मीन्स लाइफ, सो लाइफ में जो केमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है जैसे डाइजेशन ऑफ फूड है उसको हम पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री में। प्रॉपर्टीज ऑफ प्लाज्मा, प्लाज्मा इज द स्टेट ऑफ और यू कैन से फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड लिक्विड गैसेज एंड प्लाज्मा। तो जो स्टेट ऑफ मैटर है इसको हम पढ़ते हैं, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो। जब स्टेट ऑफ मैटर की बात आती है तो इसको हम पढ़ते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में आप पढ़ते हैं, वैसे बायोलॉजी में आपने इसकी डिफिनीशन को पढ़ा होगा कि इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म विद देयर एनवायरनमेंट, तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। रिएक्शन ड्यूरिंग फायरवर्क्स, फायरवर्क्स आपने देखा होगा कि आमतौर पर नए साल या इस तरह की खुशियाँ या जश्न मनाने के लिए फायरवर्क्स जो है इस्तेमाल किए जाते हैं, तो इसको हम पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। एब्जॉर्प्शन ऑफ वेवलेंथ विद अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोमीटर, ये एक टेक्निक होती है जिसे आप क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं। तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो है वो हम पढ़ते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर एलोट्रोपिक फॉर्म, एक्सप्लेन द एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन एंड सल्फर, हाउ डज कोल डिफर फ्रॉम डायमंड। ओके, क्वेश्चन में देख लें, अलग अलग से पोर्शन आपको दिए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एलोट्रोपिक फॉर्म, फिर एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन एंड सल्फर, और फिर उसके बाद आपसे पूछा गया है कि डायमंड कोल से कैसे डिफरेंट होता है, अगरचे दोनों कार्बन से बने होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशन ऑफ एलोट्रोपिक फॉर्म। एलोट्रोप्स आर डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म ऑफ द सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट से। जैसे अगर आप देख ले डायमंड, ग्रेफाइट एंड फ्लोरीन, ये तीनों जो है एक ही एलिमेंट जो कि कार्बन से बने होते हैं, लेकिन इनके स्ट्रक्चर जो है एक दूसरे से कंप्लीटली डिफरेंट होते हैं। ये देख लें एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, ये जो आपको दिखाई दे रहा है इट इज डायमंड, ठीक है। फर्स्ट जो एलोट्रोपिक फॉर्म है ये डायमंड है। अब ये देखें, इसमें अगर आप देख लें तो यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं कि कैसे जो है हर एक कार्बन मजीद कार्बन के साथ अटैच हुआ है। लेट्स सपोज ये कार्बन है इन द सेंटर, ये वाला कार्बन है इन द सेंटर, ये कार्बन है इन द सेंटर। तो अगर इसमें से आप हर एक कार्बन देख ले कि उसकी अरेंजमेंट कैसी हुई है, देख लो यहाँ पे। लेट्स सपोज ये कार्बन, कार्बन नंबर, इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बॉन्ड बन गया, दूसरा बॉन्ड बन गया, तीसरा बॉन्ड बन गया, और ये बन गया चौथा बॉन्ड। तो ये देख सकते हैं आप हर एक कार्बन की सेम अरेंजमेंट है, और इसका आप शेप भी दे सकते हैं, और इसमें जो बॉन्ड है वो भी आप देख सकते हैं। दूसरा जो एलोट्रोपिक फॉर्म है वो दिखा देता हूँ। ये सेकंड फॉर्म ऑफ कार्बन है, एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, इसको हम नाम देते हैं ग्रेफाइट। देखो इसमें आप देख सकते हैं कि हर कार्बन की दूसरे कार्बन के साथ अरेंजमेंट कैसी हुई है, और इसका आप शेप भी देख सकते हैं कि ये डायमंड से कितना डिफरेंट है। इसमें मैं आपको एक जो बता देता हूँ वो ये है कि देखो इसमें हर एक कार्बन, ये कार्बन है, ये इस कार्बन और इस कार्बन के साथ अटैच है। डायमंड में हमने देखा कि हर एक कार्बन 4 मजीद कार्बन के साथ अटैच है, और इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब है कि देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन इन द डायमंड बट देयर इज अ फ्री इलेक्ट्रॉन इन द ग्रेफाइट। इस वजह से ग्रेफाइट जो है ये कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, जबकि डायमंड जो है नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। उसकी मेन वजह ये है। थर्ड जो एलोट्रोपिक फॉर्म है ऑफ कार्बन वो मैं आपको दिखा देता हूँ।
दिस इज द थर्ड एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, जिसको आप बोलरीन कहते हैं। इसमें भी आप देख लें, ये वाला कार्बन है, मैं शो कर देता हूँ, ये कार्बन है, ये मजीद कितने कार्बन के साथ अटैच है, 3 कार्बन के साथ। ओवरऑल इसका जो एक बना हुआ है मॉलिक्यूल, इसको अगर आप गौर से देखें, ये आपको सफेरिकल शेप में नजर आ रहा है। आपने पढ़ा भी है कि ये सफेरिकल में होता है। तो जब तक आप ये इस तरह के स्ट्रक्चर नहीं देखते, आप इमेजिन नहीं कर सकते कि ये कैसे। और तीसरी बात ये है कि यहाँ पर इसमें हर एक रिंग में अगर आप देख लें तो ये कितने हैं, 1 2 3 4 और 5। तो ये इसकी सफेरिकल अरेंजमेंट है। अभी आप समझ सकते हैं कि डायमंड, ग्रेफाइट एंड जो बोलेरिन है, तो फ्लोरीन जो है, वो आप देख सकते हैं कि इसके स्ट्रक्चर अगरचे तीनों कार्बन से बने हैं, कितना डिफरेंस है। तो आइए बढ़ते हैं इसकी डिटेल स्टडी की तरफ। तो आप समझ चुके हैं कि डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्यों है, बिकॉज ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ एटम इन देयर स्ट्रक्चर। इनके स्ट्रक्चर में जो कार्बन की अरेंजमेंट है, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फ्लोरीन में, वो आप देख चुके हैं। तो डायमंड की स्ट्रक्चर की अगर हम बात कर लें, तो ईच कार्बन एटम इज कोवेलेंटली बॉन्डेड टू 4 अदर इन अ टेट्राहेड्रल 3D नेटवर्क, या 3D अरेंजमेंट आप कह सकते हैं, या आप जस्ट ये भी लिख सकते हैं टू 4 अदर इन अ टेट्राहेड्रल फॉर्म या शेप आप लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर इसकी हम प्रॉपर्टीज़ की बात कर ले, तो ये सबसे हार्डेस्ट नेचर सब्सटेंस है। ये ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट मीन्स कि इसके ऊपर जो है लाइट पास हो सकती है, और ये इसकी हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है, पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है। रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ कि पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर क्यों है, क्योंकि इसमें वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और चारों के चारों जो है बांड बना लेते हैं। तो देयर इज़ नो फ्री इलेक्ट्रॉन। जब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो लाजमी बात है नॉन कंडक्टर होगा या पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होगा। आमतौर पर इस ज्वेलरी में इस्तेमाल होता है। ये चूंकि हार्डेस्ट है, इस वजह से ये कटिंग टूल्स में इस्तेमाल होता है। अब कटिंग टूल्स में कहाँ पर, आपने देखा होगा कि आमतौर पर शीशा काटने के लिए कोई सख्त चीज़ जो शार्प होती है वो इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पर आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। या पाकिस्तान में जो मौजूद OGDCL है, ये रॉक्स की कटिंग के लिए भी इसी डायमंड का इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल यूजेस हैं वो भी इसके होते हैं। ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर को अगर आप देख लें, ये हेक्सागोनल लेयर होते हैं। वहाँ पे आपने देखा कि इसके डिफरेंट लेयर बनते हैं, और इनमें मौजूद फोर्स जो होता है वो वीक वांडर वाल फोर्स होता है, जिसकी वजह से ये एक दूसरे के ऊपर क्या हो सकते हैं, स्लाइड हो सकते हैं। तो अगर ये स्लाइड हो सकते हैं, ये सॉफ्ट होगा, ये स्लिपरी भी होगा, और ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होगा। क्यों? क्योंकि इसमें मैंने आपको दिखा दिया कि इसमें हर एक कार्बन जो है मजीद 3 कार्बन के साथ अटैच होता है। सो देयर इज अ फ्री इलेक्ट्रॉन। जब तक फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं कंडक्टिविटी पॉसिबल है। ओपेक यानी कि लाइट जो है इसके ऊपर से पास नहीं हो सकती। एज अ लुब्रिकेंट चूंकि सॉफ्ट होता है, स्लेपरी होता है, एज अ लुब्रिकेंट इस्तेमाल होता है। पेंसिल जो आप इस्तेमाल करते हैं उसमें भी यही ग्रेफाइट होता है। इलेक्ट्रोड्स एंड न्यूक्लियर रिएक्टर में भी इस्तेमाल होता है। एंड द थर्ड वन इज फ्लोरीन। स्ट्रक्चर आप देख चुके हैं, स्फेयर लाइक अ केज, बिल्कुल बंद पिंजरे जैसा स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखा दिया। और विद कार्बन एटम अरेंज्ड इन अ पेंटागन, मैंने आपको दिखा दिया था ना कि हर एक कार्बन जो है एक दूसरे के साथ अटैच होता है, लेकिन उसमें जो रिंग बनता है वो पेंटागन, कभी कभार हेक्सागन कभी होता है। प्रॉपर्टीज़ की अगर हम इसकी बात कर ले, लाइट वेट होता है, सॉफ्ट होता है, जब तक इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते हैं सो कंडक्टिविटी पॉसिबल नहीं है, नॉन कंडक्टर होता है। इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, और स्पेसिफिक कंडीशन पे ये क्या होते हैं, स्टेबल होता है। आमतौर पर ये नैनो टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स की जो चीज़ें होती है एंड ड्रग डिलीवरी सिस्टम में इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट पार्ट जो था इसका एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, और साथ में आपसे पूछा गया था सल्फर का। तो सल्फर की अगर हम बात कर ले, रोम्बिक सल्फर होता है और मोनोक्लिनिक सल्फर होता है।
जो रोम्बिक सल्फर है ये एक स्टेबल क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है विद ऑक्टाहेड्रल शेप्ड क्रिस्टल होता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ सल्फर है जो ऑक्टाहेड्रल मैंने अभी बताया है, तो इसमें अगर आप देख लें 1 2 3 4 5 6 7 8 और इस वजह से इसको S8 भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरी बात कि यहाँ पे मैंने बताया स्टेबल क्रिस्टलाइन फॉर्म, तो इसका मतलब क्या है कि ये स्टेबल क्यों है और ये लेस स्टेबल क्यों है, इसका भी मैं बता देता हूँ आपको। दूसरा जो है लेस स्टेबल क्रिस्टलाइन फॉर्म फॉर्म ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग रोम्बिक सल्फर, यानी रोम्बिक सल्फर को जब आप हीट करते हैं तो उससे ही आपको क्या मिलता है, मोनोक्लिनिक सल्फर मिलता है। अब ये कैसे होता है, कंसिस्टेंस ऑफ नीडल लाइक क्रिस्टल, इसका मैं आपको बता देता हूं कि ये नीडल लाइक होता है। अब देखो इसका लेस टेम्परेचर पे होता है और ये हाई टेम्परेचर पे होता है। एक बात याद रखें कि जिसकी टेम्परेचर जिसकी एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ही हाईली अनस्टेबल होगा, जिसकी एनर्जी जितनी कम होती है वो हाईली स्टेबल होता है। ये देखिए ये मोनोक्लिनिक सल्फर है। अब देखो 96 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जब टेम्परेचर हो जाता है तो ये कन्वर्ट होता है इसी मोनोक्लिनिक नीडल लाइक स्ट्रक्चर में। नीडल तो आप जानते हैं, तो ये है रोम्बिक, इसमें आप देखिए इसमें जो सल्फर है उसकी तादाद 8 है, इस वजह से आप इसको S8 मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं। अबाउट 96 डिग्री सेंटीग्रेड पे वापस आएगा रोम्बिक में, और 96 से जैसे ही ऊपर होता है तो ये एक ट्रांजिशन टेम्परेचर है। और इसी क्वेश्चन का जो अगला पोर्शन था वो ये था कि हाउ डज कोल डिफर फ्रॉम डायमंड, तो वो बताना है कि डिफरेंस बिटवीन कोल एंड डायमंड। स्ट्रक्चर कोल की अगर हम बात कर ले एमॉर्फस होता है विद इर्रेगुलर अरेंजमेंट होती है, यानी कोई ख़ास तरतीब से इसमें कार्बन की अरेंजमेंट नहीं हुई होती है, वाइल डायमंड जो है वेल ऑर्गेनाइज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। ये मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, ये है डायमंड, इसमें देखें हर कार्बन जो है विद अ स्पेसिफिक अरेंजमेंट मजीद 4 कार्बन के साथ उसकी बॉन्डिंग हुई है। लेकिन जब इस तरह की बॉन्डिंग नहीं हुई होती है तो उसे हम नाम देते हैं क्या, एमॉर्फस। तो ये तो इसका डिफरेंस हो गया स्ट्रक्चर में। प्रॉपर्टीज की अगर हम बात कर लें, कोल सॉफ्ट होता है, ओपेक होता है एंड अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है। ठीक है, वेयर इज डायमंड जो है हार्ड होता है, ट्रांसपेरेंट होता है एंड एक्सीलेंट थर्मल कंडक्टर होता है, यानी कि अगर आप इसको हीट देते हैं तो वो हीट जो है इसमें से पास हो जाता है, और ट्रांसपेरेंट यानी इसमें से लाइट पास हो सकती है। ठीक है, और दूसरी बात ये कि ये हार्ड होता है। और अगर तीसरा डिफरेंस हम देख लें, कोल की फॉर्मेशन ऐसी होती है कि डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, आमतौर पर आप कह सकते हैं कि प्लांट की जब डीकम्पोजिशन होती है अंडर हाई प्रेशर और उस पर गुजरते हैं मिलियन ऑफ ईयर्स, तब जाके उससे कोल बनता है। जबकि डायमंड जो है हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे होता है विद इन दी अर्थ मेंटल, ये स्पेसिफिक पोजीशन पे होता है, यानी कि जब जलजला या इस तरह की कोई नेचुरल डिस्ट्रक्शन होती है तो उसमें बहुत सारे प्लांट या बाकी ऑर्गेनिज्म जो है वो दब जाते हैं मिट्टी के अंदर और उस पर हाई प्रेशर आ जाता है, और जब इस पे मज़ीद मिलियन ऑफ ईयर गुजरते हैं तो उससे बनता है कोल। जबकि डायमंड के लिए उससे बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर और प्रेशर चाहिए होता है, और ये अर्थ मेंटल जो कि सेंटर ऑफ अर्थ होता है वहाँ पे इसकी फॉर्मेशन होती है। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में 3rd नंबर क्वेश्चन जो है, व्हाट आर सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डिनरी लिक्विड। इस क्वेश्चन की भी 2 पोर्शन है कि व्हाट आर सुपर क्रिटिकल फ्लूइड, होता क्या है और ये आम लिक्विड से कैसे डिफरेंट होता है। तो इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स आर सब्सटेंसेस एट अ टेम्परेचर एंड प्रेशर अबव देयर क्रिटिकल पॉइंट where they exhibit properties of both liquid and gases. They have the density of a liquid but can flow and diffuse like a gas. यहाँ पे बताया कि दोनों की प्रॉपर्टीज होती है इसमें। अब देखिए डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड होती है इसकी, और जबकि फ्लो एंड डिफ्यूजन जो है लाइक अ गैस करता है। अब डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड, इसकी डेंसिटी लिक्विड जैसी होती है, और डिफ्यूज यानी एक जगह से दूसरी जगह जो मुंतकिल होता है
या जो फ्लो करता है ये गैस की तरह होती है, और ये अबाउट देयर क्रिटिकल पॉइंट जो है, या क्रिटिकल आप टेम्परेचर कह सकते हैं। पॉइंट का इस वजह से लिखा है क्योंकि सिर्फ टेम्परेचर नहीं है, इसमें प्रेशर भी इन्वॉल्व होता है। तो अबाउट देयर क्रिटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं कि किसी ख़ास टेम्परेचर तक इनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो सेम रहती है, जैसे लिक्विड होता है। लेकिन उस टेम्परेचर से अगर आप इसको क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर विद अ प्रेशर स्पेसिफिक, हर सब्सटेंस का अलग अलग होता है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है किस चीज़ में, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड में कन्वर्ट होता है। दूसरा जो पोर्शन है कि ये एक दूसरे या आम लिक्विड से कैसे डिफरेंट होता है, तो डिफरेंस फ्रॉम ऑर्डिनरी लिक्विड में हम लिख सकते हैं कि अगर हम इसके डेंसिटी और डिफ्यूजन की बात कर लें, हैव लोअर डेंसिटी होती है एंड हाइयर डिफ्यूजिविटी कंपेयर टू ऑर्डिनरी लिक्विड। लोअर डेंसिटी होती है, लोअर डेंसिटी इस वजह से होती है कि अगर डेंसिटी को हम देख लें मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इसका ज़्यादा होता है, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, तो इस वजह से इसकी डेंसिटी कम होती है। और ये चूंकि गैस कैरेक्टर इसमें आ जाते हैं तो लाजमी बात है डिफ्यूजन भी ज़्यादा होती है इसकी। और अगर हम इसकी सॉल्वेंट पावर की बात कर लें, सॉल्वेंट वो होता है जो सॉल्यूट को खुद में डिज़ॉल्व करता है, इसकी इस प्रॉपर्टी को हम क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं जब उसका प्रेशर और टेम्परेचर आप चेंज करते हैं, जबकि ऑर्डिनरी लिक्विड में ऐसा नहीं होता। उसकी जो सॉल्वेंट पावर होती है वो फिक्स होती है, लेकिन ये टेम्परेचर और प्रेशर के चेंज होने से चेंज हो सकता है। नो डिस्टिंक्शन बिटवीन लिक्विड एंड गैस, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड जो होता है डोंट हैव अ डिस्टिंक्ट लिक्विड और गैस फेज। अब इसमें चूंकि दोनों प्रॉपर्टीज होती है, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये लिक्विड है, आप ये भी नहीं कह सकते कि ये गैस है, यानी इन दोनों को आप सेपरेट नहीं कर सकते। एक स्पेसिफिक स्टेट का नाम आप नहीं दे सकते, जबकि ऑर्डिनरी जो लिक्विड होते हैं वो गैस के साथ अगर आप उसकी मिक्सिंग कर लेते हैं, लेकिन ऐसे मिक्स नहीं होता, ये क्या होते हैं, रिमेन सेपरेट होते हैं फ्रॉम गैसेस अंडर नॉर्मल कंडीशन। ये सुपर क्रिटिकल की हम बात कर रहे हैं कि ये क्रिटिकल टेम्परेचर पॉइंट, तो ये मैंने निकाला हुआ है, आप देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका क्रिटिकल स्टेट या क्रिटिकल पॉइंट वो है क्रिटिकल टेम्परेचर 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड एंड क्रिटिकल प्रेशर 73.8 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज यूज्ड फॉर डीकेफिनेटिंग कॉफ़ी। आप किसी प्लांट के लीफ या किसी और पार्ट से कॉफ़ी को क्या कर रही हैं, एक्सट्रैक्ट कर रही हैं, तो उसके लिए जो सॉल्वेंट इस्तेमाल होता है वो सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड जो है इस्तेमाल होता है। अब अबाव देन 31 डिग्री सेंटीग्रेड तो ये गैस होता है, लेकिन लेस देन 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे और प्रेशर होना चाहिए 73.8, तो ये सुपर क्रिटिकल फ्लूइड बन जाता है। यानी इसमें गैस पर प्रॉपर्टी तो इसकी होती ही है, लिक्विड की प्रॉपर्टीज भी इसमें आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूट। हाउ डज द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूट चेंज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। फर्स्ट आपने सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करना है। सॉल्युबिलिटी इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन डिसॉल्व इन अ गिवन amount of a solvent at a specific temperature to form a saturated solution। यहाँ पे ये याद रखें, to form a saturated solution। solubility वो maximum amount of मिकदार ऑफ सॉल्यूट है, यानी कि अगर आप पानी लेते हैं उसमें शुगर डालते हैं या सोडियम क्लोराइड डालते हैं तो ये हो गया शुगर, और जो सोडियम क्लोराइड है ये सॉल्यूट है। आप इसको किसी ख़ास टेम्परेचर पे जब पानी में डालते हैं, कितना डालते हैं वो कितना साल हो जाता है, तब तक डालते जाएं कि जब तक सेचुरेटेड सोल्यूशन ना बन जाए। व्हाट इज सेचुरेटेड सोल्यूशन, कि जब आप मज़ीद शुगर या सोडियम क्लोराइड उसमें डालेंगे तो वो जो है मज़ीद साल उसमें डिज़ॉल्व नहीं होगा। ठीक है, जब ये मज़ीद डिज़ॉल्व नहीं होता है तो इसको हम वो नीचे सेटल डाउन या बैठ जाता है, तो इसको हम कहते हैं सेचुरेटेड सोल्यूशन। अगर आप टेम्परेचर आपने चेंज नहीं करना होगा, टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहेगा। जैसे 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर आप सोडियम क्लोराइड लेते हैं
कितना 36 ग्राम, और आप उसको 100 ml में क्या करते हैं, डिजॉल्व करते हैं। एक्सेस रिमेन अनडिजॉल्व, तो उसमें स्मॉल अमाउंट जो है वो डिजॉल्व नहीं होता, तो इसको आप नाम दे सकते हैं कि जब तक सैचुरेटेड सोल्यूशन नहीं बनता तब तक जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आप किसी सॉल्वेंट में डालते हैं इसको हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी। अब इसमें हम टेम्परेचर फिक्स क्यों रखते हैं, क्योंकि आमतौर पर इसका जो टेम्परेचर के साथ रिलेशन है वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। मोस्ट ऑफ द सॉलिड सॉल्यूट जो होते हैं इसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, ज़्यादा होती है जब आप उसका टेम्परेचर क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि जो हीट होता है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बॉन्ड को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, और वो इसमें क्या हो जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि अगर आप पानी में शुगर डालते हैं, चीनी डालते हैं, और आप उसको हीट भी देते हैं तो मज़ीद चीनी भी उसमें डिजॉल्व हो जाती है। तो इंक्रीजिंग टेम्परेचर आमतौर पर सॉलिड सॉल्यूट की जो सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज होती है, लेकिन ये हमेशा से ऐसा नहीं होता। फॉर सम सॉल्यूट एग्जांपल आप ले सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है विद टेम्परेचर। जब आप उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं इसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। सवाल ये पैदा होता है कि डिक्रीज क्यों होती है? अभी तो हमने कहा कि इंक्रीज होती है। इस वजह से क्योंकि यहाँ पर एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन होती है। व्हाट इज एक्सोथर्मिक? यानी कि अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट को किसी सॉल्वेंट में डालते हैं तो ये जब डिजॉल्व होता है ये एनर्जी रिलीज करता है, टेम्परेचर बढ़ाता है, और अगर आप उसको मजीद टेम्परेचर देंगे तो आप उसके खिलाफ जा रही हैं। आप उससे टेम्परेचर लें क्योंकि रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, वो एनर्जी रिलीज कर रहा है। जब आप एनर्जी लेंगे तो मजीद सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज होगी। लेकिन अगर आप टेम्परेचर दे रहे हैं जबकि रिएक्शन में भी टेम्परेचर जो है रिलीज हो रहा है तो ऐसे में सॉल्युबिलिटी इंक्रीज नहीं बल्कि डिक्रीज होगी। और गैस की सॉल्युबिलिटी की जब हम बात कर लें तो ये भी डिक्रीज होती है विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि जब आप गैसेस को एनर्जी देते हैं, एनर्जी मींस टेम्परेचर उसका बढ़ाते हैं तो एनर्जी ही देते हैं, काइनेटिक एनर्जी इसकी ज़्यादा हो जाएगी। अब जब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी इसकी मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। अब जब मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा हो रही है बिकॉज ऑफ हाई काइनेटिक एनर्जी तो ये क्या होगा, ये सॉल्युबिलिटी की तरफ नहीं जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं पॉइंट? तो गैस सॉल्युबिलिटी जो है जनरली डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर बिकॉज गैस एस्केप द सॉल्यूशन इज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज। वो गैस जो है उसकी एनर्जी ज्यादा होगी तो वो सॉल्यूशन को छोड़ देगा, चला जाएगा। ओके, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। नेक्स्ट वन इज व्हाट टाइप ऑफ मूवमेंट आर प्रेजेंट इन गैसियस एंड लिक्विड मॉलिक्यूल्स। गैसियस एंड लिक्विड मॉलिक्यूल्स में मूवमेंट आमतौर पर कौन से किस्म की होती है? देखो यहाँ पर आपसे ये नहीं पूछा है कि इनके दरमियान आप डिफरेंस बता दें, नहीं, आपसे पूछा गया है कि व्हाट टाइप ऑफ मूवमेंट। सबसे पहली बात, अगर आप गैसियस मॉलिक्यूल को देख लें ये फ्रीली मूवमेंट करते हैं जबकि लिक्विड के मॉलिक्यूल फ्रीली मूवमेंट नहीं कर सकते। सवाल ये पैदा होता है कि क्यों? गैसियस के मॉलिक्यूल के दरमियान इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो वीक होती है, एक दूसरे के करीब नहीं आ सकते जितना लिक्विड में होता है। लिक्विड के मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब होते हैं क्योंकि इनमें इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो हाई होता है, ज़्यादा होता है। तो टाइप्स ऑफ मूवमेंट आपने लिखने हैं। तो टाइप्स में जो गैसियस मॉलिक्यूल होती है इसमें रैंडम मोशन होती है। वो रैंडम मोशन ऐसी होती है कि फ्रीली मूवमेंट कर सकते हैं इन ऑल डायरेक्शन। मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मॉलिक्यूल्स है इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड। ठीक है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है। अब ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल इसमें दो ऑक्सीजन आपस में कंबाइंड होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड मौजूद है। देखो सॉलिड में भी ऐसी मूवमेंट हो रही है। देखो ऐसे स्टेशनरी फॉर्म में दुनिया में कोई भी मॉलिक्यूल नहीं है। चाहे आप जो मेज़ पे देख रही हैं, अलमारी, दीवार, जहाँ पर भी आप मॉलिक्यूल देख रही हैं, कोई भी मॉलिक्यूल स्टेशनरी फॉर्म में पूरी दुनिया में आपको नहीं मिलने वाला। तो यहाँ पर देख ले इसकी मॉलिक्यूल में मूवमेंट हो रही है, लेकिन इसमें इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा है, लिहाजा ये एक दूसरे के करीब है। अगर हम लिक्विड की बात कर लें, देख लो अब
पहले जो सॉलिड की निस्बत इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम हो गया है, जिसकी वजह से ये एक दूसरे से थोड़ा सा फासले पर जा सकते हैं। लेकिन अगर हम गैस की बात कर लें, अब गैस के मॉलिक्यूल ज़रा देख लें, गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा फासले पर जा सकते हैं, बिकॉज देयर इज़ अ वेरी वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन देम। तो यहाँ पर आप वाटर के मॉलिक्यूल भी देख सकते हैं। देखो, वाटर के मॉलिक्यूल सॉलिड में ऐसे होते हैं, एक दूसरे के करीब आते हैं, लिक्विड में लिटिल बिट फासले पर होते हैं। गैसियस फॉर्म में वाटर के मॉलिक्यूल भी ऐसे होते हैं। नियॉन के मॉलिक्यूल्स को अगर आप देख लें, ये सिंगल एटॉमिक मॉलिक्यूल है, तो ये देखो ये फ्री स्टेट में, एटॉमिक स्टेट में भी रह सकता है। गैस की फॉर्म में ज़रा इसको देख लें, इस मॉलिक्यूल को आप देखते जाएं, देखो रैंडम है, जब तक दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड नहीं हो रहा, पता नहीं कहाँ गया, जब तक ये किसी मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड नहीं हो रहा, ये अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करता है। लेकिन जैसे ही दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड हो जाता है, ये अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है। लिक्विड फेज में ऐसा नहीं होता, उसमें लिटिल बिट, देखो मॉलिक्यूल लिटिल बिट एक दूसरे से फासले पर है एज कंपेयर टू सॉलिड। सॉलिड में बिल्कुल ऐसे होते हैं, लिक्विड में लिटिल बिट फासले पर बिकॉज ऑफ वीक इंटर। तो इसमें देखो मूवमेंट की हम बात करते हैं कि कितने किस्म की मूवमेंट इसमें पॉसिबल है। टाइप्स की अगर हम बात कर लें तो फर्स्ट ऑफ ऑल रैंडम मोशन, जो कि दोनों में होती है, लेकिन फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन होता है इन द फॉर्म ऑफ केस, और ये रैंडम मोशन होती है बट आर मोर रिस्ट्रिक्टेड देन गैसेस, मैंने आपको दिखा दिया है। ट्रांसलेशनल मोशन ये होती है कि ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन अंटिल कोलिजन, मैंने आपको दिखा दिया कि जब तक दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड नहीं होता, ये अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करता। और इसमें ऐसा होता है कि ये तो चूंकि एक दूसरे के करीब होते हैं, स्लाइड पास्ट ईच अदर एनेबलिंग फ्लो जो होता है ये एक दूसरे के ऊपर ऐसे स्लाइड कर जाते हैं। और रोटेशनल मोशन की हम बात कर लें, रोटेशनल मोशन रोटेट अराउंड देयर एक्सिस, अपने सेंटर के गिर्द घूमते हैं, अब ये आपने देख लिया होगा। और यहाँ पर रोटेट बट लेस फ्रीली देन गैसेस, अब गैसेस के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होते हैं, लिहाजा इसमें ज़्यादा होते हैं, लिहाजा इसमें ऐसे फ्रीली मूवमेंट नहीं कर सकते जैसे गैसेस में करते हैं। और वाइब्रेशनल मूवमेंट की अगर हम बात कर लें, वो दोनों में सेम होती है। बॉन्ड्स स्ट्रेच एंड बेंड होता है, और यहाँ पर भी ऐसे होता है। वजह क्या है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट की, जो थोड़ा सा फर्क इसमें आ रहा है, क्योंकि इसमें वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अलाउ फ्री मूवमेंट। फिलिंग द कंटेनर, मैंने आपको दिखा दिया, फिलिंग द कंटेनर के जैसे ही जितनी जगह मिलती है वो अपनी उसको पूरा का पूरा फिल कर देते हैं। और स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है जो कि एक दूसरे के करीब इसको रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन द एरियाज विच आर स्टडीड अंडर इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिफरेंट एरियाज पढ़ते हैं, तो वो आपने डिफरेंशिएट करना है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है नॉन कार्बन बेस्ड कंपाउंड, जैसे मेटल हो गया, मिनरल, सॉल्ट, एसिड बेस हो गए, और जैसे आप सोडियम क्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये आप कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह को एज एग्जांपल ले सकते हैं, विच ऑफन इन्वॉल्व। अब इसमें होता क्या है, अयानिक एंड कोवेलेंट बॉन्डिंग। ऑफन जो है इसमें अयानिक होता है और कोवेलेंट भी पॉसिबल है। दिस ब्रांच इज एसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग कैटलिस्ट मेटलर्जी, मटेरियल साइंस के लिए इस ब्रांच को समझना लाजमी है। दूसरे तरफ अगर हम देख लें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं, जिसे आमतौर पर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इस वजह से हाइड्रोकार्बन कहते हैं। बायोमॉलिक्यूल जैसे प्रोटीन हो गया, डीएनए हो गया, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो जिसकी सिंथेसिस हो रही है, ग्लूकोज हो गया, एंड पॉलीमर भी इसी में पढ़ते हैं। पॉलीमर मीन्स कि स्मॉलर यूनिट जो है वो लार्जर यूनिट की फॉर्मेशन करते हैं, जैसे मीथेन और ग्लूकोज, प्रोटीन, डीएनए इसमें आते हैं। और मोस्टली इसमें कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है जो कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है इसका बेसिक रोल जो है मेडिसिन, फ्यूल, प्लास्टिक और बायोलॉजिकल एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर आपको ग्राफ की शक्ल में चाहिए तो आप यहाँ से, या डिफरेंसेस अगर आप सेपरेट कॉलम में चाहिए तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। नॉन कार्बन बेस होते हैं, ये कार्बन कंटेनिंग होते हैं। एग्जांपल आप ले सकते हैं मेटल, मिनरल, सॉल्ट, हाइड्रोकार्बन, बायोमॉलिक्यूल, पॉलीमर, ये इसके एग्जांपल हो गए। बॉन्डिंग इसमें अयानिक एंड कोवेलेंट दोनों हो सकती है। मोस्टली ऑर्गेनिक में जो है कोवेलेंट होता है, और ये आमतौर पर एज ए कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है। कैटलिस्ट की स्टडी के लिए, मेटलर्जी के लिए
जिसमें हम मिनरल्स वगैरह की स्टडी करते हैं मटेरियल साइंस में, जबकि प्लास्टिक फ्यूज़ और मेडिसिन की स्टडी के लिए हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को फोकस करते हैं। यहाँ से आपके जहन में वो बात भी आई होगी कि हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है कि हम केमिस्ट्री को डिवाइड करते हैं इनटू ब्रांचेस, तो उसकी यही वजह है। यहाँ से आप थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं। और इसके साथ ही आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो अगर आपको मज़ीद ऐसे वीडियोज़ हमारे चैनल से चाहिए तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।